जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स। मैं करुण आप सभी का करुण क्लासेस के माध्यम से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं हमारा गढ़वाल का जो इतिहास है उसके बारे में हम देख रहे हैं और जो गढ़वाल में शासक थे जो परमार वंश के थे उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो ऑलरेडी मैंने 5 लेक्चर्स रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिए हैं, तो आप लोग कोशिश करिएगा कि मेरा ये लेक्चर देखने से पहले वो जो 5 लेक्चर्स हैं उनको आप देख लीजिएगा। ओके, एक बार एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए, क्विक रिवीजन से हमें क्या पता चलता है कि हम सभी जानते हैं कि अगर बात की जाए परमार वंश की, परमार वंश से संबंधित जो एक उनकी वंशावली हमें मिलती है, एक उनका क्रोनोलॉजिकल लिस्ट हमें जो मिलता है, लिस्ट जो हमें मिलती है, वंशावली जो हमें मिलती है वो 4 मिलती हैं, राइट? तो सबसे ऑथेंटिक जो है, सबसे ऑथेंटिक एटकिंसन एटकिंसन साहब के हिसाब से जो सबसे ऑथेंटिक है, वो है आपकी बेकेट वाली। बेकेट, और बेकेट के बारे में मैंने आपको बताया था, ये गढ़वाल के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ गढ़वाल रहे हैं और जो गढ़वाल में जो लैंड सेटलमेंट हुआ था 1856 का लैंड सेटलमेंट, उसमें इनकी एक अहम भूमिका थी, राइट? और बेकेट साहब ने जो अपनी एक क्रोनोलॉजिकल लिस्ट दी थी वो बिल्कुल मेल खाती है, बिल्कुल एक सी दिखती है हमें किससे, जो सभासार एक किताब है, सभासार। और ये सभासार किसकी है, किसके द्वारा लिखी गई है? राजा सुदर्शन शाह के द्वारा, राइट? तो ये मेल खाती है बेकेट की सभासार के साथ। तो इसीलिए एटकिंसन साहब कहते हैं कि जो बेकेट द्वारा जो एक एक परमार वंश की जो क्रोनोलॉजी वंशावली दी गई है वो सबसे ऑथेंटिक है। तो उसी हिसाब से अगर हम देखें तो जो बेकेट की जो लिस्ट है उसमें सबसे पहले आते हैं कनकपाल। और कनकपाल को ये भी माना जाता है कहीं न कहीं इन्हीं ने स्थापना करी है पवार वंश की गढ़वाल में। और कनकपाल के बाद हमें दिखते हैं अजयपाल। और अजयपाल वो थे जिन्होंने कहीं न कहीं जो राजधानी है, जो पहले चंदपुर गढ़ी में थी, उसको कहीं न कहीं स्थानांतरित किया, ट्रांसफ़र किया कहाँ? देवलगढ़ में। देवलगढ़ कौन-सा है ये? श्रीनगर पे। तो राजधानी कहाँ शिफ्ट करी? देवलगढ़ पर। और देवलगढ़ कहाँ है ये? श्रीनगर। श्रीनगर कौन-सा वाला? गढ़वाल वाला, राइट? उसके बाद हमें दिखता है कि जो अजयपाल के बाद आएँगे कल्याण शाह। और मैंने आपको ये भी बताया था कि कल्याण शाह, चाहे इन्होंने उपाधि शाह की ली थी, पर ये प्रचलित नहीं कर पाए थे, क्योंकि इनके बाद अगर हम देखें, जो कल्याण शाह के बाद जो राजा आए थे, वो थे सुंदरपाल। सुंदरपाल, फिर आए थे आपके हंसपाल। हंसपाल, फिर आए थे आपके विजयपाल। विजयपाल। तो आप देख पा रहे होंगे ये वंशावली भी आप लोगों ने याद रखनी है। और हमने यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि शाह के बाद हमें पाल दिख रहे हैं, राइट? इसलिए हम कहते हैं कल्याण शाह ने जो शाह की उपाधि है वो तो ली ली तो थी, बट उसको वो ज्यादा प्रसिद्ध नहीं कर पाए थे, राइट? तो हमें दिखेंगे विजयपाल के बाद। विजयपाल के बाद हमें दिखते हैं सहजपाल। सहजपाल। तो विजयपाल के बाद हमें दिखते हैं सहजपाल। और सहजपाल के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी लेक्चर पे बता दिया है कि जो देवप्रयाग में मंदिर है, क्षेत्रपाल का मंदिर और जो रघुनाथ जी का मंदिर है, वहां पर हमें सहजपाल के बारे में हमें अभिलेख मिलते हैं, राइट? फिर जो हम ये भी याद रखेंगे कि जो सहजपाल है वो किसके समकालीन है? वो अकबर के समकालीन है, सम्राट अकबर के समकालीन है। फिर हमारे सहजपाल के बाद आते हैं बालभद्र शाह। बालभद्र शाह। और यहां से हम देखेंगे जो शाह उपाधि है, पहली बार हमें दिखता है कि बालभद्र शाह ने ये उपाधि को प्रसिद्ध किया। और बालभद्र शाह के बाद जितने भी पवार शासक आएंगे वो लोग कहीं ना कहीं कौन सी उपाधि धारण करेंगे? शाह की, राइट? तो बालभद्र शाह पहले बनते हैं जो शाह को प्रसिद्ध करते हैं, राइट? कल्याण शाह ने पहला धारण किया था परंतु प्रसिद्ध नहीं कर पाए थे। और जो बालभद्र शाह है इन्होंने शाह को प्रसिद्ध किया है, ठीक है? और बालभद्र शाह के बाद हम देखेंगे मानशाह को। मानशाह को। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो मानशाह के बारे में पढ़ने वाले हैं, राइट? तो एग्जाम वाइज आपने क्रोनोलॉजी याद रखनी है। तो आइए देखते हैं, आज हम पढ़ेंगे मानशाह, शामशाह और महिपत शाह के बारे में। आइए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो बेकेट साहब हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो हमारे गढ़वाल के असिस्टेंट कमिश्नर भी रहे हैं, तो उन्होंने जो बालभद्र शाह है, उनके हिसाब से बालभद्र शाह के बाद जो गद्दी में बैठा है वो मानशाह बैठा है, ठीक है? और इससे संबंधित हमें जो ये बात बताई जा रही है कि बालभद्र शाह के बाद मानशाह आए हैं, तो ये पता चलता है हमें कुछ अभिलेखों से। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, सहजपाल से संबंधित हमें जो अभिलेख मिलते हैं वो क्षेत्रपाल मंदिर और रघुनाथ जी मंदिर में मिलते हैं, जो कि दोनों देवप्रयाग में है। वही हमें यहाँ पर भी दिखता है मानशाह के केस में, कि मानशाह से संबंधित जो अभिलेख हमें मिलते हैं वो क्षेत्रपाल का मंदिर, जो कि देवप्रयाग में है, और वैसे ही रघुनाथ जी का मंदिर
ये भी आपका देवप्रयाग में है। और आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे देवप्रयाग। यहाँ पर हम सभी जानते हैं कि अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी मिलती है और मिलके यहाँ से ये कहलाती है गंगा नदी, राइट? आगे देखते हैं। आगे हमें दिखता है जो बौद्ध इंस्क्रिप्शन जो मैंने अब आपको बताया था क्षेत्रपाल और रघुनाथ जी मंदिर का, ये एक तरह की जो लैंड ग्रांट्स होती थी, वो है। जैसे मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, जैसे आज भी आप देखते होंगे कोई भी विधायक साहब होते हैं या कोई भी सांसद होते हैं, जब वो कोई भी निर्माण करते हैं, रोड का निर्माण करते हैं या किसी सरकारी भवन का निर्माण करते हैं जनता के लिए, राइट? तो वहां पर आप देखते होंगे एक अभिलेख, एक पत्थर में सब कुछ लिख दिया जाता है, राइट? तो वही प्रथा तब भी थी, ठीक है? इसीलिए हमें वो अभिलेख दिखते हैं, उसके द्वारा हमें इतिहास में क्या हुआ है वो पता चल पाता है, राइट? और अगर बात की जाए मानसा के बारे में, जैसे मैंने कहा कि जो क्षेत्रपाल का मंदिर है और जो रघुनाथ जी का मंदिर है, जो देवप्रयाग में है, उसके अलावा भी हमें मानसा के बारे में पता चलता है, वो है ये किताब, जो आप राइट साइड देख पा रहे होंगे, अर्ली ट्रैवल इन इंडिया। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे 16वीं शताब्दी के अंत पर और 17वीं शताब्दी के शुरुआती दौर पर हमारे विलियम फॉस्टर साहब जो थे, ये भारत में भ्रमण करने आए थे, तब इन्होंने ये किताब लिखी थी। तो एक एक कोइंसिडेंट रहा कि ये जब भारत आए, तो वहाँ पर राजा मानशाह जो थे, वो गढ़वाल में शासन कर रहे थे। तो हमने देखा है कि विलियम फॉस्टर ने इस किताब कौन-सी? अर्ली ट्रैवल इन इंडिया में राजा मानशाह के बारे में दर्शाया है। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बन सकता है कि जैसे अर्ली ट्रैवल इन इंडिया किसने लिखी है? तो वहाँ पर आपका आंसर होगा विलियम फॉस्टर। और ये भी पूछा जा सकता है कि विलियम फॉस्टर ने जो किताब लिखी है अर्ली ट्रैवल इन इंडिया, उसमें किस गढ़वाल शासक के बारे में बात की गई है? तो वहाँ पर आप कहाँ टिक करके आएँगे? राजा मानशाह के बारे में, राइट? आगे देखते हैं। अब मानशाह जो गढ़वाल का शासक है, उसी के समय पर, उसी के समकालीन हमें दिखता है कुमाऊँ का जो शासक है वो लक्ष्मीचंद है। और हमें ये भी पता चलता है कि लक्ष्मीचंद ने 7 बार आक्रमण किया गढ़वाल पे। और हमें ये भी दिखता है कि 7वीं बार जब उसने आक्रमण किया तो वो बुरी तरह से हारा। और कहीं न कहीं जो मानशाह का एक जनरल है जिसका नाम है नंदी, उसने कहीं न कहीं जो चंदों की पुरानी राजधानी है, चंदों की पुरानी राजधानी थी चंपावत। चंपावत। और चंपावत का कहीं-कहीं पर पुराना नाम राजबुंगा भी लिखा है, ये बात आपने याद रखनी है, राजबुंगा। कोई कहता है कि राजबुंगा एक चंपावत का एक हिस्सा है, कोई कहता है चंपावत का पुराना नाम राजबुंगा है। फिलहाल हम ये याद रखेंगे कि जो चंद शासक थे, उनकी जो पुरानी राजधानी थी वो चंपावत। और हम सभी जानते हैं जो एक मैंने याद करने का आपको तरीका बता रखा है, जो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था 1556, उसमें जब आप 7 साल जोड़ देते हैं तो 1563 आता है। और इसी वर्ष जो ये राजधानी है, जो कि चंपावत में थी चंदों की, इसको स्थानांतरित किया जाता है अल्मोड़ा में। तो सिंस 1563 से जो राजधानी है चंदों की, वो क्या बनी? अल्मोड़ा। और ये किसके द्वारा किया गया है? बालो कल्याण चंद। बालो कल्याण चंद, राइट? तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो राजधानी जो है मानसा का जो जनरल है नंदी, उसने जो कैप्चर करी है वो पुरानी राजधानी कैप्चर करी है। कौन-सी वाली? ये करी है आपकी चंपावत। ये बात आपने याद रखनी है क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, राइट? कि इस समय तक तो जो राजधानी थी वो अल्मोड़ा बन चुका था, तो ये कैसे लिखा है कि नंदी ने चंदों की राजधानी पे कब्ज़ा कर लिया था? तो असल में पुरानी राजधानी पे कब्ज़ा किया था, राइट? ये बात आपने याद रखनी है। अब यहाँ पर हम देखेंगे जो पंडित राहुल सांकृत्यायन हैं, वो क्या कहते हैं? ये कहीं न कहीं ये बात स्वीकारते हैं कि नंदी ने जो एक जनरल है मानसा का, उसने कहीं न कहीं चंदों की जो राजधानी है, जो कि है पुरानी राजधानी चंपावत, उस पे कब्ज़ा किया था, राइट? वहीं पर हम बात करेंगे भरत के बारे में। इसके बारे में पहले भी मैंने ज़िक्र किया है कि भरत जो है वो एक कवि है। और ये कोर्ट पोएट किसका है? कोर्ट पोएट किसका है? यानी कि किसके दरबार में ये बैठता था? ये बैठता था मानसा के दरबार में। ये बात आपने याद रखनी है कि जो हमारा भरत कवि है, ये किसके दरबार में बैठता था? मानसा। कोर्ट पोएट किसका है? मानसा का। क्योंकि आप ध्यान दीजिएगा, ये जो भरत है, भरत ने लिखा है, जो इन्होंने साहित्य लिखा है वो है मनोदय। मनोदय साहित्य लिखा गया है भरत के द्वारा। उसमें हमें देखते हैं काफ़ी जो हमारे गढ़वाल के शासक हैं परमार वंश के, उनका ये ज़िक्र करता है। जैसे कि मैंने आपको जब अजयपाल के बारे में बताया था, तब मैंने ये बताया था कि अजयपाल के बारे में भी मनोदय में काफ़ी लिखा गया है। और कहीं न कहीं अगर मैं सहजपाल की बात करूँ, सहजपाल के बारे में भी मनोदय में भरत ने लिखा है। और भरत ने ऑब्वियसली ये मानसा के बारे में भी लिखा है, क्योंकि मानसा का तो ये कोर्ट पोएट ही है, ठीक है? तो ये बात आपने याद रखनी है। तो फिलहाल यहाँ से हमारा क्वेश्चन तैयार हो गया है कि जो भरत है वो किसके दरबार में बैठता था? राजा मानसा के दरबार में। और भरत के द्वारा जो लिखा गया साहित्य है वो कौन-सा है? मनोदय। आगे बढ़ते हैं। अब मानसा के बाद
जो सक्सीड करेगा, जो गद्दी में बैठेगा, वो बैठेगा श्याम शाह। 44वां राजा ये बनता है। और कहीं न कहीं श्याम शाह के बारे में आपने बस इतना याद रखना है एग्ज़ाम वाइज़ कि जो तुजुक-ए जहाँगीरी है, तुजुक-ए जहाँगीरी है, उसमें एक वर्णन हमें मिलता है जिसमें हमें ये बताया जाता है कि जहाँगीर ने कुछ घोड़े या एक घोड़ा और कुछ हाथी दिए किसको? गढ़वाल के नरेश को, यानी कि गढ़वाल के शासक को, जिसका नाम है राजा श्याम शाह। इसीलिए हमें दिखता है तुजुक-ए जहाँगीरी में राजा श्याम शाह का नाम हमें दिखता है। तो एग्ज़ाम में ये याद रखिएगा कि तुजुक-ए शाहगिरी माफ़ कीजिएगा, तुजुक-ए जहाँगीरी में किस किस गढ़वाल शासक का नाम है? तो आपने याद रखना है राजा श्याम शाह। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम। आगे देखते हैं। एक हमें ताम्रपत्र मिलता है, ठीक है? जिसे कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन कहते हैं। ये भी श्याम शाह का है, जो कि हमें दिखाता है कि विक्रम संवत 1672 या हमारा 615 ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से। जैसे मैंने आपको बता रखा है कि संवत यानी कि विक्रम संवत और हमारा जो नॉर्मल कैलेंडर होता है ग्रेगोरियन, इसमें कितना फ़र्क है कि विक्रम संवत 57 साल पहले शुरू हो गया है, 57 साल पहले शुरू हो गया है। यस, तो हमें क्या दिखता है अगर मैं बात करूँ 1615 तो 1615 में अगर आप 57 जोड़ेंगे तो 1672 आ जाएगा। इसको ऐसे भी समझ लेते हैं, जैसे अभी चल रहा है 2024, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से चल रहा है। अगर आप इसमें 57 ईयर जोड़ लेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 2081। तो ये है हमारा संवत के हिसाब से। वर्तमान में हमारा संवत क्या है? 2021, राइट? तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है श्याम शाह का, वहाँ पर हमें पता चलता है कि जो हमारा श्याम शाह है वो किसके समकालीन है? जहाँगीर के समकालीन है। जैसे तुजुक-ए जहाँगीर में हमें किसका नाम मिला है? तुजुक-ए जहाँगीरी में हमें किसका नाम मिला है? श्याम शाह का। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो जहाँगीर है वो किसके समकालीन है? वो है श्याम शाह के, राइट? तो यहाँ पर एक आइडिया लगाया जाता है कि श्याम शाह जो है, जो रूल करता है, शासन करता है, वो 1612 से 1622 तक। तो आपको ये एग्ज़ाम में याद करने की ज़रूरत नहीं है, राइट? कोई नहीं पूछता आपसे ऐसा कि समय काल बताइए, श्याम शाह कब से कब तक बैठा था? आपसे क्वेश्चन ये बनते हैं, या तो क्रोनोलॉजी पूछते हैं वो, या आपके समकालीन पूछते हैं, राइट? अब यहीं पर हम देखेंगे, ये जो किताब आप देख रहे होंगे, गढ़वाल का इतिहास, तो हम सभी जानते हैं कि इसमें पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी जी के साथ-साथ कहीं न कहीं जो भक्त दर्शन है हमारे साहित्यकार, उन दोनों ने मिलके ये किताब लिखी है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो रतूरी साहब हैं, वो कहते हैं कि जो श्याम शाह है, इनकी अचानक से मृत्यु हो जाती है और इनके जो चाचा हैं महिपत शाह, वो गद्दी पे बैठते हैं। यानी कि इनके जो अंकल हैं श्याम शाह के, जिनका नाम है महिपत शाह, वो गद्दी पर बैठेंगे, राइट? और क्यों मृत्यु होती है, क्या होती है, उसमें हमें पता नहीं चलता। इतिहास उसमें मौन है, राइट? कि श्याम शाह की मृत्यु कैसे हुई है। परंतु इतना याद रखना है आपने कि श्याम शाह के बाद कौन आया है? महिपत शाह। आगे देखते हैं, महिपत शाह के बारे में कहा जाता है कि ये गर्वभंजन का एक उपाधि दी जाती थी महिपत शाह को। गर्वभंजन का मतलब होता था ऐसा व्यक्ति जो कहीं न कहीं मैदान-ए-जंग में अपने दुश्मनों का गर्व चूर-चूर कर देता था। तो इस तरह का बहादुर व्यक्ति था कौन? महिपत शाह। तो यहाँ से एग्ज़ाम वाइज़ आपका क्वेश्चन बनता है कि गर्वभंजन किसके लिए इस्तेमाल किया गया था? तो ये है महिपत शाह के लिए। और गर्वभंजन का क्या थी ये एक उपाधि थी, ठीक है? वहीं पर हम देखेंगे अंड्राडे, जो एक ज्यूइस्ट मिशनरी है। जैसे आप सभी जानते हैं कि अगर हम देखें कि 1498 से हमें दिखता है कि वास्को ड गामा भारत में आ गए हैं। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि 15वीं शताब्दी के अंत में यूरोपियन का आगमन हो गया था। और हम सभी जानते हैं यूरोपियन जब भारत आए थे, तो उनके 2 मकसद थे, एक तो व्यापार था और दूसरा कहीं न कहीं जो ईसाई धर्म है उसको फैलाना था। क्योंकि उस समय के समकालीन में जो हमारा इस्लाम धर्म था वो बड़ी तेज़ी से फैल रहा था, तो कहीं न कहीं वो ईसाई धर्म पे खतरा कर रहा था। इसीलिए कहीं न कहीं ईसाई धर्म को फैलाया जा रहा था। इसीलिए कुछ जो ये ईसाई धर्म के जो गुरु थे, धर्मगुरु थे, जिनको हम ज्यूइशट मिशनरी कहते हैं, वो भारत में भेजे जाते थे, राइट? तो उन्हीं में से एक था अंड्राडे। अंड्राडे कहता है कि जो राजा ऑफ श्रीनगर है, इसने कहीं न कहीं तिब्बत के 3 स्थानों पे आक्रमण किया। तो कहीं न कहीं वो जो अंड्राडे है, वो कहीं न कहीं इशारा कर रहा था महिपत शाह की तरफ, अर्थात महिपत शाह ने तिब्बत पे आक्रमण किया। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकता है कि तिब्बत पे आक्रमण किसके द्वारा किया गया है? किस गढ़वाल शासक के द्वारा किया गया है? तो वहाँ पर आप पूरी संभावना बनती है कि वहाँ पर आप महिपत शाह पे टिक करके आएँगे, ठीक है? इवन जो डबराल साहब हैं, ये भी हमारे साहित्यकार हैं, ये भी इस मत से सहमत हैं कि महिपत शाह ने कहीं न कहीं जो सिरमौर है। अब देखिए, एक सिरमौर जो होता है, यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो जाता है बहुत सारे बालक-बालिकाओं को। एक सिरमौर होता है SIRMAUR, ये सिरमौर आपका हिमाचल प्रदेश में है। ये वाला सिरमौर आपका हिमाचल प्रदेश में है, पर हम इस सिरमौर की बात नहीं कर रहे हैं। हम इस सिरमौर की बात कर रहे हैं जो तिब्बत में है।
तो इसीलिए याद रखेंगे कि महिपत शाह ने कभी भी हिमाचल में आक्रमण नहीं किया, उसने तिब्बत में आक्रमण किया। तिब्बत के किस जगह पे? सिरमौर पे, क्योंकि सिरमौर के जो डाकू थे, डकैत थे, इन्होंने जो भी एक व्यापार होता था, तिब्बत से जो गढ़वाल की तरफ आ रहे हैं, तो काफ़ी डकैती कर रखी थी, इसलिए बिज़नेस काफ़ी हैम्पर हो रहा था। व्यापार काफ़ी उसमें काफ़ी कठिनाई आ रही थी, इसीलिए कहीं न कहीं हमें दिखता है महिपत शाह ने इन जो ये डाकू थे, इनको भगाने का प्रयास किया, जिस कारण उन्होंने सिरमौर पे आक्रमण किया। और ये सिरमौर कौन-सा है? ये तिब्बत वाला है, राइट? और यहाँ पर डबराल साहब हमें और क्या बताते हैं कि महिपत शाह ने कहीं न कहीं महिपत शाह का जो कार्यकाल हमें दिखता है वो 1631 से 1635 का माना जाता है, राइट? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जैसे अगर मैं एक वंशावली देखूँ मुगलों की, तो अगर मैं जहांगीर से देखूँ, तो जहांगीर से मुझे समझ में आता है अकबर के बाद जहांगीर आया है, तो जहांगीर बैठा है 1605 से लेकर 1627 तक। और वहीं पर हम देखेंगे शाहजहां की बात करेंगे तो वो 1628 से हमें दिखेगा 1658 तक। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो हमारा महिपत शाह है वो कहीं न कहीं जहांगीर और शाहजहां दोनों के समकालीन हमें दिखता है, राइट? अब ये कहा जाता है कि जो हमारा महिपत शाह है उसको जब उसका जीवन का अंत होने लगा, यानी कि उसने अपने जीवन का खुद अंत किया, क्योंकि उसने ज़िंदगी में कुछ ऐसी हरकतें कर दी थी जिससे वो काफ़ी एम्बैरस हो गया था। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कुछ इनोसेंट नागाज़ को उसने मार दिया था, ठीक है? और कहीं न कहीं उसने जो एक स्टैच्यू है भरत का, ये आपके ऋषिकेश में हमें दिखता है, इसकी आँखें निकाल दी थी, राइट? तो ये काम किसने किया है? ये महिपत शाह ने किया। तो देखिए एग्ज़ाम वाइज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया आपका कि ऋषिकेश में जो मूर्ति है भरत की, उसकी आँखें किसने निकाली? तो वहाँ पर आपका नाम आपने कहाँ टिक करके आना है? महिपत शाह पे, राइट? और इसीलिए हमें दिखता है अंत समय पर महिपत शाह अपने आप को खुद मारते हैं, ऐसा कहा जाता है, राइट? तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो अंड्राडे साहब हैं, ठीक है? ये भी कहते हैं कि जो महिपत शाह है, ये जो शासन करते हैं 1624 के आस-पास करते हैं, तो कहीं न कहीं सभी जितने भी हमारे साहित्यकार हैं, चाहे वो अंड्राडे है, चाहे वो डबराल साहब हैं, तो वो कहीं न कहीं इस बात से सब सहमत हैं, या तो जो महिपत शाह है वो आपके जहांगीर के समकालीन है, जहांगीर के समकालीन है, या वो शाहजहाँ के समकालीन है, राइट? तो ये बात आपने याद रखनी है। अब हम बात करेंगे एटकिंसन साहब की, ठीक है? ये कहते हैं कि जो हमें कुछ अभिलेख मिलते हैं महिपत शाह के, जो ये बताते हैं जो 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 ये अभिषेक है, माफ़ कीजिएगा, जो ये अभिलेख है महिपत शाह का, जो 1625 का है, जो कहाँ मिला हमें? केशव राय का मठ में। ये केशव राय का मठ कहाँ पर है? ये है आपके श्रीनगर पे। श्रीनगर कौन-सा? गढ़वाल वाला, ठीक है? तो वहाँ से भी हमें पता चलता है कि जो ये अभिलेख मिला है महिपत शाह का, कि वहाँ पर जो हमारे महिपत शाह है, ये कहीं न कहीं शासन कर रहे थे 1625 के आस-पास, ठीक है? तो यहाँ से भी हमें वही पता चल रहा है कि कहीं न कहीं जहांगीर या शाहजहाँ के आस-पास या उनके समकालीन महिपत शाह गढ़वाल के नरेश थे। और वैसे हम देखेंगे फ्रॉम द अकाउंट ऑफ एज़ेवेडो, एज़ेवेडो भी एक और ज्यूइश मिशनरी है, मैंने आपको पहले बता दिया है। हू विजिटेड सेप्रेंग, सेप्रेंग कहाँ पर है ये? ये सेप्रेंग है आपका सतलज नदी के जो वेस्टर्न साइड में जो तिब्बतन की जो घाटी है, तिब्बत के अंदर आती है, मतलब वो जो घाटी है सतलुज नदी सतलुज रिवर के जो जो साथ में जो घाटी है, ठीक है? यानी कि वेस्टर्न तिब्बत की अगर मैं बात करूँ, तो वेस्टर्न तिब्बत में ये एक सप्रंग एक जगह है, वहाँ पर से भी हमें कहीं न कहीं अवशेष मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं कि महिपत शाह की जो मृत्यु हुई है 1631 के आस-पास हुई है, राइट? तो ओवरऑल हमें ये दिख रहा है कि सभी लोग एक मत से सहमत हैं कि जो महिपत शाह है, वो जहांगीर और औरंगज़ेब के समकालीन है, राइट? और आगे हम देखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि महिपत शाह के जो हैं 3 बहादुर जनरल हैं, जिनका नाम है माधो सिंह भंडारी, त्रिखोला लोधी और बनवारी दास। ये आपने अच्छी तरह याद रखना है कि ये 3 जो योद्धा हैं, काफ़ी वीर योद्धा हैं, आज भी इनसे संबंधित काफ़ी गाने गाए जाते हैं। पवड़ाज़ में इनका ज़िक्र हमें मिलता है। पवड़ाज़ क्या है? ये एक लोकगीत हैं जो वीरता को दर्शाते हैं, गढ़वाल के शासकों की वीरता को दर्शाते हैं, राइट? तो ये माधो सिंह भंडारी, रेखोला लोधी और बनवारी दास के बारे में आपने नाम याद रखना है। अब रेखोला लोधी की बात करें, ये जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, रेखोला लोधी कौन है? ये एक महिपत शाह के जनरल हैं, बहादुर जनरल हैं। तो रेखोला लोधी जो हैं, ये कहीं न कहीं जो आक्रमण करते हैं, जैसे मैंने बताया था, महिपत शाह ने आक्रमण किया था सिरमौर पे। सिरमौर कौन-सा? तिब्बत वाला। तो असल में कौन था? जो वहाँ पर लीड जिसने किया था, वो था रेखोला लोधी, ठीक है? तो हम देख पा रहे होंगे और कहीं न कहीं जो सदर्न बाउंड्री ऑफ गढ़वाल इन दून वैली, यहाँ पर भी इन्होंने आक्रमण किया था, किसने? रेखोला लोधी ने, ठीक है? फिलहाल इतना याद रखिएगा, रेखोला लोधी ने आक्रमण किया था कहाँ? तिब्बत सिरमौर में, जो किसके जनरल हैं? ये हैं आपके महिपत शाह के जनरल। तो ये जितना भी मैंने आपको बताया है, ठीक है? वो आपने अच्छी तरह समझ लेना है। फिर आगे जो लास्ट पॉइंट इसका हमें दिखता है, वो हमें दिखता है, यहाँ पर बात की गई है माधो सिंह की। अब माधो सिंह कौन है? माधो सिंह भी देखिए,
इन्हीं में से एक हैं, इनके जो 3 वीर योद्धा हैं, उन्हीं में से एक माधो सिंह भंडारी, और माधो सिंह भंडारी के लिए तो प्रसिद्ध था कि दुनिया में, इस पृथ्वी में 3 सिंह हैं। अब 3 सिंह कौन-कौन से? एक तो लायन, एक गाय का सींग और एक माधो सिंह, राइट? तो इस तरह की एक एक हमें दिखता है कि इस तरह की कहावतें हमें दिखती थी उस समय कि इस तरह की बातें की जाती थी। तो इतने वीर थे ये योद्धा जो कहीं न कहीं महिपत शाह के अंतर्गत काम करते थे। तो ये 3 सिंह वाली बात याद रखिएगा, इसमें माधो सिंह को जोड़ा गया है, राइट? तो मुझे उम्मीद है ये डेटा जो भी मैं आपको दे रहा हूँ, जो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप लोग को पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, राइट? और कोशिश करिए जितना भी मैंने उत्तराखंड का आपको डेटा दिया है, क्योंकि बहुत डेप्थ हम पढ़ रहे हैं, और याद रखिएगा सिविल सर्विसेज तभी क्रैक होता है जब हम उसमें कॉन्सेप्चुअली और उसको डेप्थ में पढ़ते हैं। देयर इज़ नो शॉर्टकट, राइट? तो यहीं से मैं एंड करने जा रहा हूँ। जय हिंद गाइस।